बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है पेरिटोनियम। हम देखेंगे कि पेरिटोनियम क्या है, इसकी कितनी लेयर्स हैं, ठीक है, उनकी क्या नर्व सप्लाई है, फंक्शंस क्या हैं। इसके अलावा हम फर्दर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रेसिंग ऑफ पेरिटोनियम को देखेंगे एंड द पार्ट्स ऑफ पेरिटोनियम i.e. the greater omentum, the lesser omentum and the peritoneal ligaments will be discussed in a separate video. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम लिटरली मीन्स स्ट्रेस्ड ओवर। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक ओरिएंटेशन है अब तो कि हमने पेरिकार्डियल कैविटी देख ली, प्लूरल कैविटी देख ली, हमारे पास एक मेम्ब्रेन होगी, सीरस मेम्ब्रेन होगी जो कि जाहिर सी बात है सीरस फ्लूइड सेक्रीट करेगी। ठीक है, और उसकी दो पार्ट्स होंगे, एक पेराइटल पार्ट और एक बेसल पार्ट। तो सेम गोज विद द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन या फिर पेरिटोनियम सिंपली। ठीक है, तो इट इज़ अ लार्ज सीरस मेम्ब्रेन दैट लाइन्स abdominal cavity and pelvic cavity composed of mesothelial cells that are supported by a thin layer of fibrous tissue embryologically derived from mesoderm। ठीक है, तो हमारे पास mesothelial cells हैं supported on a thin layer of fibrous tissue और इसकी दो लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स हैं? दो लेयर्स हैं, पेराइटल पेरिटोनियम एंड द विजरल पेरिटोनियम। जो पेराइटल पेरिटोनियम है ये एब्डोमिनल और पेल्विक वॉल्स को लाइन करती है। किसको लाइन करती है? एब्डोमिनल और पेल्विक वॉल्स को। पेराइटल एज द नेम शोज कि ये जो भी बॉडी वॉल्स हैं उनको लाइन करेगी और विजरल पेरिटोनियम ऑफ कोर्स विजरास को लाइन करेगी। तो इट लाइन्स द एब्डोमिनल एंड पेल्विक वॉल्स इन द लोअर सरफेस ऑफ डायफ्राम derived फ्रॉम सोमैटोप्लूरिक लेयर ऑफ मेसोडर्म। पेन सेंसिटिव है और इसके अलावा टच सेंसिटिव भी होगी एंड इसकी जो सप्लाई है वो सोमैटिक होगी, वेस्कुलर भी सप्लाई और नर्वस इनर्वेशन भी जो है सोमैटिक होगी। अच्छा, अब ये भी ऐसी क्यों है कि ये किन चीज़ों के लिए सेंसिटिव है और ये भी ऐसी क्यों है कि ये कहाँ से ड्राइव हो रही है। ठीक है, इसके अलावा ये भी ऐसी क्यों है कि इसकी नर्वस सप्लाई क्या है। तो इसकी नर्वस सप्लाई क्या है? लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व्स, सबकोस्टल, फर्स्ट लंबर वाया इलियो इंग्वाइनल एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स। क्या क्या है हमारे पास? लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व्स हैं, सबकोस्टल नर्व है, फर्स्ट लंबर वाया इलियो इंग्वाइनल एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक। इसके बाद हम आ जाते हैं विजरल पेरिटोनियम पे। विजरल पेरिटोनियम ऑफ कोर्स इट विल लाइन द विजरास। अच्छा, ये पेराइटल पेरिटोनियम इजीली सेपरेटेबल होती है और ये जो विजरल पेरिटोनियम है इट इज़ एडहेरेंट विद द विजरास, तो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट इजीली सेपरेटेबल। ठीक है, एंड इट इज़ derived फ्रॉम दिस प्लैंक्नोप्लूरिक लेयर ऑफ मेसोडर्म। ठीक है, एंड इट इज स्ट्रेस सेंसिटिव। ठीक है, ये पेन सेंसिटिव नहीं होगी एंड इट हैज़ द पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन बाय वेगस एंड द स्प्लैंक्निक नर्व्स। और सिंपैथेटिक कहाँ से मिल रही है? सिंपैथेटिक ट्रंक और सीलिएक प्लेक्सस से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके फंक्शंस पे। फंक्शंस में क्या है कि स्लिपरी सरफेस। अच्छा, इसमें बहुत सारा फैट डिपॉजिट हुआ हुआ होता है जो हमारे पास पेरिटोनियम होती है, इसमें वेरी लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ फैट होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये स्लिपरी सरफेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, दूसरा ये प्रोटेक्शन ऑफ विजरास करती है। कैसे करती है कि जो ये फ्लूइड सेक्रेट करते हैं उसमें लिम्फोसाइट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म या लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करती है। ठीक है, एंड ग्रेटर ओमेंटम एक्ट्स एज द पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन। इसको हम डिटेल में ग्रेटर ओमेंटम में ही देखेंगे कि किस तरह से होता है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास एक कैविटी बनाती है जहाँ से एब्जॉर्प्शन हो सकती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड्स हो सकती है। ठीक है, तो हम पेरिटोनियम में कुछ भी इंजेक्टेबल्स भी लगा सकते हैं और डायलिसिस भी हो सकती है ड्यू टू सेमी परमिएबल मेसोथीलियम। सेमी परमिएबल मेसोथीलियम है तो ऑफ कोर्स चीज़ें एब्जॉर्ब भी हो सकती हैं और वहाँ से निकल भी सकती हैं वापस। ठीक है, तो जो डायलिसिस होता है, जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनमें एक मेथड पेरिटोनियम के ज़रिए भी है कि वो डायलिसिस परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो अगर कुछ एब्जॉर्ब करना हो या कुछ वापस निकालना हो जैसा कि डायलिसिस में होता है, तो दोनों केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, इसमें फिब्रोब्लास्ट होते हैं जिसकी वजह से इसमें हीलिंग पावर होती है। मेसोथेलियल सेल्स जो है वो फिब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टोरेज ऑफ फैट है। स्टोरेज ऑफ फैट के बाद इट प्रोवाइड्स द पैसेज फॉर न्यूरोवैस्कुलेचर। ठीक है, ये हमारे एब्डोमिनल विजरास जो हैं वो हर वक्त वो बहुत ज़्यादा मोबाइल हैं। ठीक है, तो ये पैसेज प्रोवाइड करती है ताकि जो न्यूरोवैस्कुलेचर है उसकी भी प्रोटेक्शन हो और वो इन अकॉर्डेंस विद द विजरास मतलब अपनी लोकेशन चेंज कर सके और उस पर ज़्यादा प्रेशर पॉइंट्स डेवलप ना हो। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इस चीज़ पे कि कौन से स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स इंट्रा पेरिटोनियल हमें और कौन से रेट्रो पेरिटोनियल है। अच्छा, इंट्रा पेरिटोनियम वो होंगे जो कम्प्लीटली लाइंड बाय पेरिटोनियम होंगे। ठीक है, उनमें पेराइटल विजल दोनों लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम होंगी और वो कम्प्लीटली पेरिटोनियम के अंदर होंगे।
कौन कौन से ऑर्गन्स हैं ऐसे? स्टमक, जेजुनम, इलियम, अपेंडिक्स, ट्रांसवर्स कॉलन एंड द सिग्मॉइड कॉलन। ठीक है, इसको जब हम पार्ट्स देखेंगे और इसकी ट्रेसिंग देखेंगे तो ये याद करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। स्टमक, जेजुनम, इलियम, अपेंडिक्स, ट्रांसवर्स कॉलन एंड द सिग्मॉइड कॉलन एट द ऑर्गन्स जो कि इंट्रापेरिटोनियल है। और रेट्रोपेरिटोनियल कौन कौन से हैं? अब रेट्रोपेरिटोनियल में प्राइमरी और सेकेंडरी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डिनोटेड बाय 1 एंड द सेकेंडरी डिनोटेड बाय 2। ठीक है, तो प्राइमरी वो होते हैं जो कि शुरू से ही रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं। हम इसकी जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनकी पहले पेरिटोनियम होती है और उसके बाद ड्यू टू मूवमेंट ऑफ स्टमक एंड सम अदर कॉजेज़ हमारे पास उनकी जो पेरिटोनियम है वो रीएब्जॉर्ब हो जाती एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, और वो जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है उसकी वजह से उनमें जो पेरिटोनियम है वो नहीं रहती, यानी एक ही लेयर बाकी रह जाती है। वो एक ही लेयर से लाइन हुए हुए होते हैं। एक ये वाले हैं किडनी, सुप्रालिनल ग्लैंड्स और यूरेटर, जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में पड़े हुए हैं और इनके सिर्फ सामने पेरिटोनियम है। एक तो ये हो गया रेट्रोपेरिटोनियल। और दूसरे रेट्रोपेरिटोनियल कैसे होंगे कि उनकी जो हमारे पास पेरिटोनियम थी या मेजेंट्री थी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से वो रेट्रोपेरिटोनियल हो जाएंगे। ऐसे ऑर्गन्स को हम सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल कहते हैं और जो शुरू से ही हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, अब हमारे पास ये भी हो गया। अब हमने फोल्ड्स नहीं करने, सबसे हम आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ ट्रेसिंग ऑफ पेरिटोनियम पर। अब हम देखते हैं वर्टिकल ट्रेसिंग ऑफ पेरिटोनियम को कि कहाँ कहाँ हमारे पास किस तरह से मौजूद है। अच्छा, वर्टिकल ट्रेसिंग में हम देखेंगे कि पेरिटोनियम की हमारे पास 4 लेयर्स हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लेयर। ठीक है, यहाँ पे वैसे लिखा भी हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आपको ट्रेस करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट लेयर है ये डायफ्राम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को लाइन करी होती है। यहाँ हमारे पास ऊपर डायफ्राम होगा ना, ये लिवर पड़ा हुआ है, ये इस तरह से एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और डायफ्राम को लाइन करते हुए लिवर को लाइन करती है। उसके बाद स्टमक के ये हमारे पास कौन सा होगा? लेसर कर्वेचर है, इसको लाइन करके क्या बना रही है? लेसर ओमेंटम। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है जो लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक और इन्फीरियर सरफेस ऑफ लिवर को मिला रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? लेसर ओमेंटम। ठीक है, और इसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट लेयर कंटिन्यू करती है फर्दर और ये रिफ्लेक्ट बैक होती है एज द फोर्थ लेयर। ठीक है, और ये यहाँ पे लेसर मोमेंटम है ना। ठीक है, ये हमारे पास लेसर मोमेंटम था और इसके बाद फर्दर ये कंटिन्यू कर रही है और रिफ्लेक्ट बैक हो रही है एज द फोर्थ लेयर। फर्स्ट लेयर ही क्या बन रही है? फोर्थ लेयर। और ये जो सेकंड लेयर है ये क्या कर रही थी? ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल और लिवर को लाइन कर रही थी। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को लाइन कर रही थी और लिवर को लाइन कर रही थी। ये भी हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक को लाइन करेगी। ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक को लाइन करेगी। जो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक और लिवर को जो हमारे पास पेरिटोनियम मिलाती है, जो पार्ट पेरिटोनियम का ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक और लिवर को मिलाता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, लेसर कर्वेचर होगा तो लेसर ओमेंटम, ग्रेटर कर्वेचर होगा तो ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, और ये जो ग्रेटर ओमेंटम है ये सेकंड लेयर वाला, और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है ट्रांसवर्स कॉलन में, और ये वैसे फ्यूज्ड भी होता है ट्रांसवर्स मीजो कॉलन के साथ, यानी ट्रांसवर्स कॉलन कि मेजेंट्री के साथ थोड़ा सा ये फ्यूज होता है और फिर ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है और सेकंड लेयर कन्वर्ट हो रही है इनटू द थर्ड लेयर, यानी फर्स्ट लेयर कन्वर्ट हो रही है इनटू द सेकंड फोर्थ लेयर और सेकंड लेयर कन्वर्ट हो रही है इनटू द थर्ड लेयर। अच्छा, अब ये जो फोर्थ लेयर है ये और किस किस तरह से ऑर्गन्स को लाइन कर रही है? ये जो लेयर है ये देखें हम, अगर हम देखें तो अच्छा ये ड्यूडेनम रह गई थी। हमने जो स्ट्रक्चर्स डिस्कस करे हैं इनमें जो ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट, ड्यूडेनम के 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ड्यूडेनम का जो फर्स्ट पार्ट का प्रॉक्सिमल 2 सेंटीमीटर है वो इंट्रापेरिटोनियल होता है और बाकी सारी की सारी ड्यूडेनम रेट्रोपेरिटोनियल है। क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल है। ठीक है, इसके बाद ये जो फोर्थ लेयर है ये हम देख रहे हैं कि ट्रांसवर्स कॉलन को भी लाइन कर रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इंटेस्टिन, स्मॉल इंटेस्टिन को लाइन कर रही है। लेकिन ये जो पैंक्रियाज है ये क्या पड़ा हुआ है? रेट्रोपेरिटोनियल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? रेट्रोपेरिटोनियल पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास ये वाली जो लेयर है ये मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट तरह से रिफ्लेक्ट बैक होती है ऑन द रेक्टम। ठीक है, हमारे पास मेल्स में क्या बनेगा? रेक्टोवेजाइकल पाउच, वेजाइकल यानी यूरिनरी ब्लैडर, और ये हमारे पास रिफ्लेक्शन से क्या बने? रेक्टोवेजाइकल पाउच, ये वाला पाउच। इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टोवेजाइकल पाउच। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सबसे नीचे है जैसा कि नज़र आ रहा है और डिपेंडेंट पार्ट होगा। क्या होगा? डिपेंडेंट पार्ट। डिपेंडेंट पार्ट क्या होता है
कि यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ पे कोई भी हमारे पास फ्लूइड, पस, एब्सेस कुछ भी हो जाता है तो वो यहाँ पे कलेक्ट हो सकता है, ठीक है। और फीमेल्स में क्या होता है कि इसमें 2 पाउचेस बन रहे होते हैं, एक वो जो रेक्टम और ब्लैडर के दरमियान है, ये रेक्टोवेजाइकल पाउच ही है, और दूसरा रेक्टम और यूट्रस के दरमियान में होता है, जो कि होता है रेक्टोवेजाइनल पाउच या रेक्टो यूटेराइन पाउच, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी वर्टिकल ट्रेसिंग थी। इसके अलावा क्या हमने याद रखना है कि रेक्टम की ट्रेसिंग वैसे भी आती है हमारे पास, यूएचएस के पास पेपर्स में आई हुई है, उसमें हमने कैसे लिखना है कि रेक्टम की किस तरह से रिफ्लेक्शन हो रही है, ये हम रेक्टम में भी देखेंगे। लेकिन अभी भी आपको पता होना चाहिए कि रेक्टम के 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जो अपर 1/3 है उसमें इंटीरियरली और लैटरली होगी पेरिटोनियम, ठीक है, और पोस्टीरियरली नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड 1/3 है या फिर मिडिल 1/3 है उसमें क्या होगा, हमारे पास इंटीरियरली होगी और लैटरली नहीं होगी, और लास्ट 1/3 एक्स्ट्रा पेरिटोनियल है। इसके अलावा अगर ब्लैडर को देखा जाए तो सोर्सेज डिफ़र, बट जो मुझे सबसे बेहतर लगा है वो ये है कि जब ब्लैडर फुल होता है तो वो रेट्रोपेरिटोनियल होता है, लेकिन जब एम्प्टी होता है तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल होता है, ओके। अब हम आ जाते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग पर। हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग को हम देखेंगे एट 2 लेवल्स, ठीक है, एक सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट और एक इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट। हमें पता है कि एब्डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स कॉलन। ट्रांसवर्स कॉलन के जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो सुप्राकोलिक और जो नीचे वाला होगा वो इंफ्राकोलिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास, हमने कहा था ना कि इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से भी पेरिटोनियम जुड़ी हुई होती है, तो वो जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और हमारे पास लिवर को हिस्सा ज्वाइन कर रहा है वो क्या है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है। कौन सा लिगामेंट है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट नज़र आ रहा है, ये इनक्लोज करता है लिवर को, ठीक है, और इसकी जो फ्री मार्जिन है वो पोर्टा हेपाटस को इंक्लोज करती है और स्टमक को इंक्लोज करती है। इसको इंक्लोज करके ये 2 लेयर्स बना देती है। कितनी लेयर्स बना देती है, 2 लेयर्स बना देती है, ठीक है। 2 लेयर्स में क्या क्या आ जाता है, एक एक तो बन जाएगा स्प्लीनोरीनल लिगामेंट, ठीक है, और दूसरा बन जाएगा गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। दूसरा क्या बन जाएगा, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। अब ये जो हमारे पास स्टमक को इसने लाइन किया था ना, तो एक जो इसकी लेयर है वो जाएगी स्प्लीन की तरफ टू फॉर्म द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, और ये वापस चली जाएगी और एब्डोमिनल वॉल को लाइन करेगी बाकी के। और जो दूसरी लेयर है या इंफीरियर लेयर है, ये जो है हमारे पास लीनोरीनल लिगामेंट बनाएगी, यानी जो स्प्लीन और किडनी को कनेक्ट कर रहा होता है लिगामेंट वो बनाएगी, और वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर ये भी एब्डोमिनल वॉल को लाइन कर देगी। तो इस तरह से हमारे पास सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट में। अच्छा, तो इसमें हमारे पास क्या है, पहले सबसे शुरू करते हैं मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट से, ठीक है। ये मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट है विच इज़ द रेमिनेंट ऑफ यूरेकस, ठीक है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, ठीक है, मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड से बन रहा है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, ठीक है, और ये फर्दर कंटिन्यू करेगा लैटरल इंग्वाइनल फोसा में, ठीक है, और लैटरल इंग्वाइनल फोसा से फर्दर ये जो इसका पेरिटोनियम है ये कॉन्टिन्यूस हो जाती है विद द मेजेंट्री, ठीक है। तब सबसे पहले हमारे पास क्या है, मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड रेज्ड बाय द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, और इसके बाद मीडियल इंग्वाइनल फोसा आएगा और फिर लैटरल इंग्वाइनल फोसा आएगा, ठीक है, और इसके बाद ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा विद द मेजेंट्री, ठीक है। ये जो मेजेंट्री है जो ऑर्गन्स को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट कर रही है, जब विजरास को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट कर रही है, इसको मेजेंट्री कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास लेसर सैक है, क्या है हमारे पास, लेसर सैक है। सॉरी मैं आपको वर्टिकल सेक्शन में दिखाना भूल गई थी जी। ये जो स्टमक के पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास सैक मौजूद है, इसको हम लेसर सैक कहते हैं, ठीक है। डोंट कंफ्यूज इट विद द लेसर ओमेंटम, ये लेसर ओमेंटम है और ये लेसर सैक है, और इसकी 2 रिसेसेस हैं, सुपीरियर रिसेस और द इन्फीरियर रिसेस, और ये हमारे पास ग्रेटर सैक है, ठीक है। इसके बाद हमारे ये वाली हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग और जो वर्टिकल ट्रेसिंग दिखाई है ये इंपॉर्टेंट है फॉर कॉन्सेप्ट मैप बिल्डिंग, ठीक है। और okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed to my channel. Furthermore, don't forget our Palestinian brothers and sisters in your prayers. Thank you.